हेलो वेलकम माय टू चैनल E.X एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी के बारे में जो कि निकाली है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है CSIR की। और इसमें हम समझेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्टें आई हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या मांगी गई हैं, फिर एज लिमिट कितनी है और सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई कैसे करना है। तो स्टार्ट करें। इसकी जो फॉर्म स्टार्ट होगी वो स्टार्टिंग डेट है 9 मई 2025 से स्टार्ट होगी और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 मई है, 31 मई 2025 है। और इसमें अगर हम आगे बात करें कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितने आई हैं, तो इसमें 3 पोस्टें आई हैं। पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की। इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 4 हैं, 4 पोस्टें हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। दूसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेस की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, अनरिजर्व के लिए उसमें 1 है, OBC के लिए 1 है और SC के लिए 1 है। थर्ड जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि अनरिजर्व है और 1 ही पोस्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी मांगी गई है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप 10+2 या 12 पास या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें साथ ही साथ आपके साथ देखी जाएगी आपकी कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। तो अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए जो डिमांड रखी गई है वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए आपकी स्पीड। वहीं हिंदी के लिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज लिमिट्स के बारे में, तो इसमें जो अपर एज लिमिट बता दी गई है कि आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू द सम एक्सेप्शंस जो कि नीचे बताई गई हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसमें आपको 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली जो पे लेवल 2 सेल 1 के अकॉर्डिंगली जितनी सैलरी बनती है उतना मिलेगा। सो समवेयर इसकी जो सैलरी आती है वो ये एक इलस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो 34,000 से लेकर 36,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है, 36,000 रुपीज़ पर मंथ हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये इस पोस्ट में इन फॉलोइंग पोस्ट के अंदर कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, तो इसमें आपको यूजुअल पे मतलब कि बेसिक पे के साथ साथ आपको अलाउंसेस भी मिलेंगे। अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट पे जो भी दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वो आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको लीव ट्रैवल कंसेशन और रीइंबर्समेंट फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेस भी मिलेगा इस पोस्ट में। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेसिडेंटियल एकोमोडेशन भी मिलेगा सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी एज पर द CSIR रूल। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि जो भी न्यू कैंडिडेट्स आएंगे या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन पे जो पेंशन स्कीम होगा वो न्यू पेंशन स्कीम अप्लाई होगा, जो कि इफेक्ट है 1 जनवरी 2024 से। और अगर कोई कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होता है वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो या ऑटोनोमस बॉडी में या किसी भी PSU में काम कर रहा हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो उसकी जो पेंशन होगी वो रेगुलेट की जाएंगी ओल्ड पेंशन स्कीम के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम एज रिलैक्सेशन और एज लिमिट की बात करें इसमें, तो आप इन जितनी भी पोस्टें बताई गई हैं अगर उन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो कुछ कैटेगरी की एज रिलैक्सेशंस बता दी गई हैं। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो शेड्यूल कास्ट से है तो उस केस में उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर वो कैंडिडेट OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है तो उस केस में आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर कोई कैंडिडेट है जो कि विडो है, कोई डिवोर्स्ड वुमेन है या फिर जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है बट उसने रीमैरी नहीं किया है, तो वो अपने एज के वो ऐसी वुमेन्स अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स अपने एज के 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकती हैं। बट अगर वो वुमेन शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है तो 40 ईयर्स तक अप्लाई कर सकती हैं, प्रोवाइडेड जब भी इन एज रिलैक्सेशंस का फ़ायदा उठाएंगे जो भी कैंडिडेट्स उठा रहे होंगे उनको एक सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा। तो इन केस आप अगर वो वुमेन विडो है तो उसको डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हर हस्बैंड टुगेदर विद द एफिडेविट के साथ सबमिट करना पड़ेगा। बट अगर वही डाइवोर्स्ड वुमेन कर रही है या फिर ऐसी वुमेन जो कि जुडिशली सेपरेटेड है फ्रॉम देयर हस्बैंड, तो उसको सर्टिफाइड कॉपी जो जजमेंट या डिग्री की होगी अलॉन्ग विद द एफिडेविट उसे सबमिट करना पड़ेगा।
और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग भी एज रिलैक्सेशंस क्लियर कर दी गई हैं। तो अगर कोई पर्सन है ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन, डेफ या हार्ड हेयरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी या सेरेब्रल प्लेसी, लेप्रोसी क्योर्ड या डॉर्फिज्म इन फॉलोइंग किसी भी डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। बट अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ईएससी कैटेगरी से हुआ तो उसको 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। अगर ओबीसी कैटेगरी से हुआ तो 13 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है, और जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हुआ तो उसको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाती है। प्रोवाइडेड कि यहाँ पे जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, उनका जो फिजिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो मिनिमम 40 या 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पे एक्सपेंस सर्विस के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CSIR की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली रूल की जाएंगी। सो ऐसे कैंडिडेट जो कि ऐसे कैटेगरी कैंडिडेट जैसे कि SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर PWD या एक्समैन सर्विस जो भी किसी भी टाइप की एज रिलैक्सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, एक सर्टिफिकेट की कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, जो कि एनेक्सर नंबर 1 to 12 तक बता दी गई है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी की एक सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी पड़ेगी टू द अथॉरिटी। अगर कोई कैंडिडेट है जो ऑलरेडी CSIR का एम्प्लॉय है तो उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, जो कि ऑलरेडी CSIR में एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट वो चाहे जनरल हो, अकाउंट, फाइनेंस एंड अकाउंट हो या स्टोर एंड परचेज हो, उस केस में आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो दो पेपर के बेसिस पे होगा। पेपर 1 कराया जाएगा, पेपर 2 कराया जाएगा, और ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा जिसमें जो पेपर 1 होगा वो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, और जो पेपर 2 होगा उन्हीं वही कैंडिडेट्स पेपर 2 के लिए अपेयर होंगे जो पेपर 1 को क्वालिफाई करेंगे, वही कैंडिडेट पेपर 2 के लिए अपेयर होंगे। अगर हम यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो पेपर आपका या तो OMR बेस्ड कराया जाएगा या तो CBT कराया जाएगा। उसमें मल्टीपल चॉइस MCQ फॉर्मेट में ये पेपर कराए जाएंगे। MCQ फॉर्मेट में या तो OMR बेस्ड होगा, मतलब कि ऑफलाइन, या तो CBT ऑनलाइन होगा। यहाँ पे जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे, मतलब क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो हिंदी इंग्लिश में पूछे जा सकते हैं। प्रोवाइडेड जो क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे। और स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 10+2 लेवल के स्टैंडर्ड से आपसे पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे और टाइम अलॉटेड होगा 2 और 30 मिनट। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो इसमें आपको अलॉटेड टाइम होगा वो 90 मिनट का मिलने वाला है। 90 मिनट का ये पेपर होगा। इसमें आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट कराई जाएगी जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, और इसमें हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स कैरी करेंगे। तो मतलब ओवरऑल जो टोटल मार्क्स होगा वो आपका होगा 200 मार्क्स। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 में नहीं होगी। तो मेंटल एबिलिटी में आपसे पूछा जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग पूछी जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछी जाएगी, और जो सिचुएशनल जजमेंट होते हैं वैसे क्वेश्चंस बेस्ड होंगे पेपर 1 में। तो ओवरऑल इसमें पेपर 1 में आपका चेक किया जाएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो ये पेपर 1 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेंगे, और वो चाहे जनरल अवेयरनेस हो या जनरल इंग्लिश, दोनों के केस में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क कैरी करेंगे। तो इट्स मीन आपका जनरल अवेयरनेस भी 150 मार्क्स का होगा और इंग्लिश लैंग्वेज भी आपका यहाँ पे 150 मार्क्स का होगा। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग होगी। तो फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी वो बेस्ड होगी पेपर 2 के बेसिस पे। और यहाँ पे जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा आपका वो क्वालिफाइंग नेचर में होगा। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी गई है कि अगर 2 कैंडिडेट्स का रिटन एग्जामिनेशन टाई कर जाता है तो उस केस में उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसने लेस नेगेटिव मार्क्स को ऑब्टेन किया है। इन केस दोनों का सेम होता है उस केस में फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो ओल्डर कैंडिडेट्स होंगे, मतलब जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा, उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर इन केस ये भी इक्वल हो जाता है तो उस केस में एसेंशियल डिग्री देखी जाएगी। और फिर तीनों अगर ये और तीनों कैटेगरी अगर टाई कर जाती है तो उस लास्ट में आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। तो जिन कैंडिडेट्स का नाम फर्स्ट आएगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दिया जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शंस की, तो यह जनरल इंस्ट्रक्शन में बता रही है कि ये इस पोस्ट के लिए सिर्फ इंडियंस ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और यहाँ पे जो आपकी एज और प्रूफ ऑफ एज है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, चाहे SSC मैट्रिकुलेशन या 10th स्टैंडर्ड या SSHL SC सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स होंगे जिन्हें आपको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में क्लियर कर दिया गया है कि जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भेजनी होगी अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट जो कि नीचे बता दिए गए हैं और जो कि सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। उन्हें आपको भेजना पड़ेगा एक फॉलोइंग एड्रेस पे जो कि इस एडवर्टीजमेंट में नीचे बताई गई है। अगर कोई कैंडिडेट है जो कि कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट किसी अदर लैंग्वेज में सबमिट करता है अदर देन हिंदी या इंग्लिश, तो उस केस में उस कैंडिडेट को ट्रांसक्रिप्ट कॉपी भेजनी पड़ेगी हिंदी या इंग्लिश में, जो कि ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए बाय गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा या फिर नोटरी के द्वारा। और एक चीज़ यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में पॉइंट नंबर 6 ये क्लियर करता है कि जिस यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में CGPA SGPA या OGPA ग्रेड सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो कैंडिडेट्स जो अपने स्कोर होंगे वो परसेंटेज बेस्ड में, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कन्वर्जन फार्मूला बताया गया होगा परसेंटेज बेस्ड में, उसे आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है इस केस में, इन फॉलोइंग पोस्ट के लिए, तो आपकी पोस्टिंग लखनऊ की जा सकती है, बेंगलोर की जा सकती है, हैदराबाद की जा सकती है, पटना नगर की जा सकती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में की जा सकती है, या एनी अदर प्लेस जहाँ पे CSIR CIMAP को सुटेबल लगता है। अगर कोई कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी PSU में या फिर ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा है, तो उस केस में ऐसे कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, जो कि फॉरवर्ड करना होगा जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। जब आप इस फॉलोइंग पोस्ट में अप्लाई करेंगे तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी निकालनी है, और उसके बाद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर और अदर सर्टिफिकेट के साथ उन सारी कॉपीज़ को सेल्फ अटेस्ट करके भेजना होगा CSIR को। अगर इन केस आप सेल्फ अटेस्ट नहीं करते हैं या डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा सकता है, कर दिया जाएगा। और इनिशियली जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए एज पर द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर उनको प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोविजनरी पीरियड उनको फिर उनकी पोस्टिंग कंफर्म की जाएगी। सो जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जब भी आप कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए आप अपनी प्रोफेंसी के लिए चूज़ करेंगे, तो आपको या तो हिंदी में देना है या तो इंग्लिश में देना है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे आप सिर्फ एक ही बार कंफर्म कर पाएंगे। इसलिए आपको वाइज होके उस ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा। और रिगार्डिंग एज टू द कहाँ पे इसके एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर टाइपिंग टेस्ट हो, तो इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है कि जो इंस्टीट्यूट का एफर्ट होगा वो कराने की लखनऊ या यूपी में होगा, या फिर नियर बाई किसी डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में ही कराई जाएगी। और अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन या रिगार्डिंग कोई चेंज आता है एज टू द डेट, टाइम या फिर वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर या टाइपिंग के लिए, तो उस केस में अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे इन 4 स्टेप को फॉलो करके। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी सबमिशन करेंगे, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट करेंगे, और ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म की एक प्रिंट आउट निकालेंगे, और अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका सर्टिफिकेट्स होंगे या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होंगी और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अगर हैं आपके पास, तो उनके साथ सेल्फ अटैच्ड करके आपको बताए गए लोकेशन पे भेजना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भेजना कहाँ पे है, तो इस एडवर्टीजमेंट में एड्रेस को क्लियर कर दिया गया है कि आप
आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द जितने भी रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स हो गए, मार्कशीट हो गई, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ हो गया, एक्सपीरियंस प्रूफ हो गया या कम्युनिटी सर्टिफिकेट प्रूफ हो गया, तो उसको आपको सेल्फ अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट में बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे उसमें आपका साइन होना चाहिए एट द बॉटम, उसे कहा जाता है सेल्फ अटेस्ट करना। और उसको इस एड्रेस पे आपको भेजना है, इस एड्रेस पे बाय पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोर्ट के थ्रू इस डेट से पहले 16/6/2025 से पहले भेजना है, 16/6/2025 से पहले इस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो जब भी आप अपने एनवलप को जब भेजेंगे तो उसमें इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर आपको पोस्ट का नाम डालना है, पोस्ट का कोड डालना है और एडवर्टीजमेंट डालना है। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखकर उसके बाद इस फॉलोइंग एड्रेस पे आपको भेजना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं जब आप बाय पोस्ट या स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भेजेंगे, तो आपको अटैच करना पड़ेगा प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, साथ ही साथ आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि आपने पेस्ट किया है, जो कि लगाया है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, साथ ही साथ आपको भेजना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में अगर आप 10th पास सर्टिफिकेट लगा रहे हैं जो कि प्रूफ होता है, उसे सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा। आपको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा जितने भी फ़ोटो कॉपी लगाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, जैसे कि 10th 12th या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी, या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे डॉक्यूमेंट्स आप रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सारे सेल्फ अटेस्ट करके उसे भी अटैच करना पड़ेगा। आपके जितने भी सर्टिफिकेट होंगे जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो उन्हें भी सेल्फ अटेस्ट करके उनकी फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके आपको भेजना पड़ेगा। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी उसकी फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। अगर आप कोई एम्प्लॉई रह चुके हैं एक्समैन सर्विसमैन के केस में तो आपको डिस्चार्ज बुक और सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी को सेल्फ अटेस्ट करके भेजना पड़ेगा। अगर कोई वुमेन या डिवोर्स्ड या जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है तो उसको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट के साथ भेजना पड़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉई अप्लाई कर रहा है तो अपने एम्प्लॉयर से एक NOC उसको भेजना पड़ेगा अलॉन्ग विद द अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इस बताए गए एड्रेस पे। लास्ट में अगर हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है, तो इसमें ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल या OBC हैं या EWS है तो उस केस में आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। आपकी फ़ीस पेमेंट इतनी होगी, अब फॉर्म की फ़ीस इतनी होगी 500 रुपये। बट अगर आप SC ST PWD वुमेन या फिर CSIR के एम्प्लॉई हैं या एक्स सर्विसमैन हैं तो उस केस में आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो पेमेंट का मेथड है वो ऑनलाइन होगा, तो आप DD चालान या पोस्टल ऑर्डर के थ्रू नहीं भेज सकते। सो अगर बात करें कि लास्ट डेट क्या होगी जब आपको अपने प्रिंट आउट अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो आपको CI मैप पे आपको भेजना है, तो वो 16 जून 2025 ये लास्ट डेट है जब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की एक हार्ड कॉपी CI मैप को भेजना है।